वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने कीस्टोन स्पीसीज़ के डिफिनेशन के बारे में बात की। आज हम कीस्टोन स्पीसीज़ का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आज हम कीस्टोन स्पीसीज़ का पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में टर्म डेसिडुअस आया है। क्या आया टर्म? डेसिडुअस आ रहा है। डेसिडुअस ऐसे फॉरेस्ट को हम कह रहे हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने सारे लीफ को फॉल डाउन कर देते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट अपने लीफ को कौन से सीजन में फॉल डाउन करते हैं? ऑटम या स्प्रिंग। मोस्ट ऑफ बच्चों का आंसर यही होगा कि ये ऑटम में होता है लीफ फॉल डाउन, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट अपने लीफ को स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग में फॉल डाउन करते हैं। अगर आप सीजन को देखते हैं तो आप सब जानते हैं कि समर के बाद ऑटम आता है, समर के बाद ऑटम आता है, ऑटम के बाद विंटर आता है और विंटर के बाद स्प्रिंग आता है और फिर से समर आता है। तो 4 सीजन मैंने बताया। क्या? समर आता है, फिर समर के बाद क्या आएगा? ऑटम, फिर विंटर, फिर स्प्रिंग, फिर से समर आएगा। तो अगर स्प्रिंग लीफ फॉल डाउन हो रहा है उसे आप क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से पुकारेंगे। अगर जब भी स्प्रिंग में लीफ फॉल डाउन हो, कब स्प्रिंग में लीफ फॉल डाउन हो तो उसे आप क्या पुकारेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और अगर ऑटम में लीफ फॉल डाउन हो तो अगर ऑटम में लीफ फॉल डाउन हो रहा है तो उसे हम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से पुकारते हैं। ये इन फॉरेस्ट का पर्टिकुलर सीजन में लीफ फॉल डाउन करने के लिए स्पेशलिटी होती है। एक स्पेशल फीचर होता है कि ये इसी सीजन में लीफ फॉल डाउन करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि लीफ गिरने से पहले रंग बदलती हैं, कलर चेंज करती हैं, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। किसमें? क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। और अगर आने वाला कलर येलो लीफ वाला होता है तो उसे हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहेंगे। कौन सा कलर होता है? अगर क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट और जो आने वाला कलर हो वो अगर लीफ का येलो हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। और अगर आने वाला कलर कैसा हो? रेड ऑरेंज हो तो वो क्या होगा? टेम्परेट डेसिडुअस होगा। फिर से समझिए कि लीफ जो है गिरने से पहले अपना कलर को चेंज कर लेती है और जो आने वाला कलर हो अगर येलो हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। और आने वाला कलर अगर रेड ऑरेंज होगा तो यहाँ पर वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। ये एक बड़ी स्पेशलिटी है इनकी, ये एक बड़ा स्पेशल फीचर है। इस एरिया की रेड ऑरेंज लीफ का होना एक बड़ी स्पेशलिटी है इनकी। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि ये इस एरिया की रेड ऑरेंज लीफ का हो जाना ये क्या है? एक बड़ी स्पेशलिटी है। एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑटम कलरेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटम कलरेशन। आगे चलकर जब हम बायोम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि ऑटम कलरेशन कौन से बायोम की स्पेशलिटी है, तो उसका आंसर टेम्परेट डेसिडुअस ही होना चाहिए। आप ये चीज़ अच्छे से याद रखेंगे। मैं जब आगे पूछूंगा तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? टेम्परेट डेसिडुअस। बायोम जब मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं ज़रूर पूछूंगा। ठीक है। अगर आप जब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आप ऑटम सीजन में बाई प्लेन बाई हेलीकॉप्टर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के ऊपर से निकलते हैं और नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे फॉरेस्ट फायर हो रही है। क्या हो रहा है? फॉरेस्ट जल रही है, जंगल में आग लग रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे लीफ का कलर रेड ऑरेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड ऑरेंज। किस सीजन में? ऑटम सीजन में। किस फॉरेस्ट में? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको ये जो फॉरेस्ट है जलता हुआ दिखाई देगा, जंगल में आग लग रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे लीफ का कलर रेड ऑरेंज हो जाता है। जो फायर की
जो फायर का अपीयरेंस दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक बात और अगर हम साथ में समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस ने स्प्रिंग में लीफ फॉल किया बिफोर समर, टेम्परेट डेसिडुअस ने ऑटम में लीफ फॉल किया बिफोर विंटर। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड से बचने का एक तरीका है। क्या? अगर ट्रॉपिकल डेसिडुअस स्प्रिंग में लीफ फॉल डाउन किया बिफोर समर और टेम्परेट बिफोर विंटर, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड से बचने का एक तरीका है। समर टाइम आने वाला है, लीफ फॉल डाउन कर दीजिए। अगर लीफ को गिरा दिया जाता है तो ट्रांसपिरेशन कम होता है। विंटर सीजन आने वाला है, लीफ फॉल डाउन कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, लीफ गिर जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया जो है कम हो जाएगा, हीट लॉस कम हो जाएगा। तो ये इन बायोम का एक पर्टिकुलर सीजन में लीफ गिराना एक तरह का एडाप्टेशन है, ठीक है, चाहे वो समर में हो बिफोर समर और चाहे बिफोर विंटर हो। तो ये प्लांट का लीफ गिराना एक एडाप्टेशन है। ठीक, आप समझ पा रहे हैं? हाँ, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छे से इकोलॉजी क्या है आपको कहानी की तरह मैं एक एक चीज़ को सुनाऊंगा, क्लियर कर दूंगा, और जितना मैटर सिर्फ दिया हूँ मैं यहाँ उतना मैटर ये आप पढ़ लेंगे, आपके लिए पर्याप्त होगा। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि ये इन बायोम का एक पर्टिकुलर सीजन में लीफ गिराना एक तरह का एडाप्टेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंडी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। फिलहाल हम यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में हैं और मैंने आपसे कहा था कि समर टाइम चल रहा है, और जब हम कहाँ हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में हैं, और मैंने आपसे कहा था कि समर टाइम चल रहा है, और जब मैंने समर की बात की तो आप समझे होंगे कि मैक्सिमम प्लांट ने अपने लीफ फॉल डाउन कर चुके होंगे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में समर सीजन में मैक्सिमम प्लांट जो है अपने लीफ को फॉल डाउन कर दिए हैं। यहाँ मैक्सिमम प्लांट अपने लीफ फॉल डाउन कर चुके हैं, लेकिन ऐसे समय में इस एरिया में मिलने वाले, बच्चों ध्यान सुनिएगा, ऐसे समय में इस एरिया में मिलने वाले फिग ट्री, जिसे हम अंजीर कहते हैं, क्या? फिग ट्री। एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल एक है, पूरा कंप्लीट दिख रहा है। चलिए, तो क्या बोला मैंने? ऐसे समय में इस एरिया में मिलने वाले फिग ट्री जिसे हम अंजीर कहते हैं, अंजीर के पेड़ हरे भरे रहते हैं। जिस समय ट्रॉपिकल डेसिडुअस एरिया के सारे प्लांट अपने लीफ फॉल डाउन कर दे रहे हैं, उस समय अंजीर के पेड़ हरे भरे हैं, यहाँ इनमें फ्रूटिंग हो रही है, और ये हरे भरे भी हैं, ये ग्रीन है इसका मतलब ये हुआ कि जब मैक्सिमम प्लांट ने अपने लीफ को फॉल डाउन कर दिया तो ऐसे टाइम पर फिग ट्री है, उस पर फ्रूटिंग हो रही है। तो उस एरिया में हर्बीवोर्स फिग ट्री को खाकर काम चलाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे कि जिस टाइम पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस के सारे लीफ, मैक्सिमम प्लांट के लीफ फॉल डाउन हो रहे हैं, उस टाइम फिग ट्री जो है ग्रीन है, मतलब लीफ है उसमें ग्रीन है वो भी, और फ्रूटिंग हो रही है। तो उस टाइम तो उस एरिया में हर्बीवोर्स फिग ट्री को खा के काम चलाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो हर्बीवोर को खाना मिल रहा है बच्चों, और जब उन्हें फूड अवेलेबल होगा तो उनकी जान बची रहेगी। ठीक, क्या समझे?
जब वहाँ फिग ट्री होगा, फूड अवेलेबिलिटी होगी, तो उनकी जान बची रहेगी। हर्बीवोर्स बचे रहेंगे तो उनको खाने वाले कार्निवोर्स भी बचे रहेंगे। हर्बीवोर्स बचा, कार्निवोर्स बचा, बायोटिक बचा, कंपोनेंट बचा, तो स्ट्रक्चर बची। और जब स्ट्रक्चर रहती है तो उनके बीच चलने वाले फंक्शन भी अच्छे से होंगे, और फंक्शन अच्छे से होंगे तो बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे कहा था कि कीस्टोन स्पीसीज जो कीस्टोन स्पीसीज हैं उनका नंबर कम अपने इकोसिस्टम में, बायोम कम लेकिन इन्फ्लुएंस ज़्यादा। फिग ट्री का देखिए आप यहाँ एग्जाम्पल, मतलब तो कीस्टोन स्पीसीज का ही है ना, तो यहाँ पे देखिए फिग ट्री का इन्फ्लुएंस कैसे ज़्यादा है। फिग ट्री का नंबर कम, बायोमास कम है ना, क्योंकि सारे जंगल के प्लांट तो सूख चुके हैं। कुछ फिग ट्री है जो ग्रीन है, कुछ नहीं, मतलब सारे फिग ट्री उस एरिया के कंपैरिजन में, मतलब मल्टीपल प्लांट्स के कंपैरिजन में फिग ट्री तो कम है ना वहाँ, तो उसकी बात हो रही है। तो फिग ट्री का नंबर कम कहाँ, अपने इकोसिस्टम में, बायोमास कम कहाँ, अपने इकोसिस्टम में, लेकिन इसके ऐसे समय में इकोसिस्टम का साथ दिया क्या, कि फिग ट्री ने ऐसे समय में इकोसिस्टम का साथ दिया जब मैक्सिमम प्लांट अपने लीफ फॉल डाउन कर दी थी। ठीक है, ध्यान से बच्चों समझेंगे कि फिग ट्री ऐसे टाइम में अपने इकोसिस्टम का साथ दिया है जिस टाइम जब मैक्सिमम प्लांट अपने लीफ फॉल डाउन कर दी हैं। इसने वहाँ इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और बैलेंस को बचाया है। तो आज आप यह भी कह दें तो गलत नहीं होगा कि कीस्टोन स्पीसीज वह है जिसे इकोसिस्टम से हटा दिया जाए तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बच्चों मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज आप यह भी कह सकते हैं और कह भी सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा कि कीस्टोन स्पीसीज वह स्पीसीज है जिसको अगर इकोसिस्टम से हटा दिया जाए तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में दूसरे को बचा रही है, दूसरे का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है। ठीक है, क्या मतलब, कीस्टोन स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में दूसरों को बचाकर स्ट्रक्चर और बैलेंस को मेंटेन कर रही है। मैं साथ में ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि नंबर ज़्यादा होकर तो कोई भी इन्फ्लुएंस छोड़ देता है, लेकिन नंबर कम होकर इन्फ्लुएंस दिखाता है, वही कीस्टोन स्पीसीज कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हर्बीवोर्स इतने ज़्यादा हैं और फिग ट्री इतने कम हैं, तो कैसे सारे फॉरेस्ट के हर्बीवोर्स को फूड प्रोवाइड कर देगा। फिग ट्री इतने कम हैं और हर्बीवोर्स इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं, वो सबको कैसे फूड प्रोवाइड कर देगा। अगर ये बात आती है तो आप इसका सीधा आंसर दे दीजिएगा कि यहाँ बात एक पर्टिकुलर सीजन की हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक पर्टिकुलर सीजन की बात हो रही है। ठीक है, हमेशा की बात नहीं हो रही है कि हमेशा हमको फिग ट्री को हर्बीवोर्स को फिग ट्री पे डिपेंड रहना, नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑटम की बात हो रही है। ठीक, और यहाँ समर सीजन की बात हो रही है। ठीक है, इतने टाइम के लिए तो फूड तो दे ही देगा। ठीक है, इतने कम टाइम के लिए फूड तो दे ही देगा। अगर बात हमेशा की होती तो फिर सर्वाइवल नहीं होता, क्योंकि फिर तो नंबर कम है, बायोमास कम है, सारे फॉरेस्ट के हर्बीवोर्स लंबे टाइम तक ये सर्वाइव नहीं होते। ठीक है, सर्वाइव ही नहीं कर पाते लंबे समय के लिए। तो ये सिर्फ बात पर्टिकुलर सीजन की हो रही है, समर सीजन की बात हो रही है। ठीक, अब हम लोग यहाँ दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा लॉयन इन फॉरेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं तो वो है लॉयन इन फॉरेस्ट।
ये भी अपने एरिया का एक कीस्टोन स्पीसीज है। पिछले क्लास में हम एक ग्रासलैंड पिछले क्लास में हम एक ग्रासलैंड पे थे, ठीक, जो ये है, जिसमें 200 डियर, 500 वुल्फ और एक लॉयन। इस एरिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉयन का नंबर सबसे कम है, बायोमास सबसे कम है, लेकिन इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सबको खा पी कर बैलेंस रखता है, और जब ये बैलेंस रखता है हर्बीवोर्स के नंबर कम रहते हैं। तो ग्रास या कह दीजिए प्लांट कम खाते हैं। जब हर्बीवोर्स के नंबर कम रहेंगे तो ये ग्रास या प्लांट को कम खाते हैं, और प्लांट को कम खाएंगे तो ये प्लांट बचे रहेंगे, और प्लांट बचे रहेंगे तो हर्बीवोर्स भी बचे रहेंगे, हर्बीवोर्स बचे रहेंगे तो कार्निवोर्स भी बचे रहेंगे। चलिए और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक काम करते हैं कि लॉयन को यहाँ से हटा देते हैं अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए ये मैं काट के कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लाइन हटा कर देखते हैं। तो लाइन को यहाँ से हटा कर देखते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो तभी समझ में आएगा जब ये यहाँ से हट जाएगा। हमने इसको हटा दिया तो हर्बीवोर्स के नंबर इंक्रीज होने लगे, तो ये सारे प्लांट को खा जाएंगे। हर्बीवोर्स जब बढ़ने लगे तो ये सारे प्लांट को खा जाएंगे। प्लांट खत्म तो हर्बीवोर्स भी खत्म, क्योंकि उनके लिए फूड नहीं रहेगा ना, समझ रहे हैं। जब हर्बीवोर्स के नंबर बढ़ने लगेंगे तो वो प्लांट को खाने लगेंगे, तो जब प्लांट खत्म तो हर्बीवोर्स भी खत्म, क्योंकि उनके लिए फूड नहीं रहेगा। इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। ऐसे कई लोगों मतलब आप लोगों के मन में यहाँ देखिए, हाँ, आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, ऐसे तो लॉयन नहीं है, जब लॉयन नहीं है तो वुल्फ जो है डियर को खा के वुल्फ डियर खा के इकोसिस्टम को मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं होता, तो फिर वुल्फ को कौन खाएगा। चलिए फिर से हम आपको समझाते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अब आपके मन में आता होगा कि सर जब लॉयन हर्बीवोर्स को खा रहा है, हर्बीवोर्स कम लीफ और प्लांट खा रहे हैं, तो लीफ और प्लांट बढ़ते मतलब ज़्यादा रहेंगे तो हर्बीवोर्स भी बढ़ेगा। तो आपके मन में ये भी आया होगा कि लॉयन के नंबर भी तो बढ़ जाएंगे। ऐसा भी तो आपके मन में आ रहा होगा कि लॉयन के नंबर भी तो, भाई जब लॉयन इन लोग को खा के मेंटेन कर रहा है और लॉयन को कोई नहीं खा रहा है तो उसके भी नंबर बढ़ सकते हैं। नहीं, इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी लॉयन की है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होता है। यहाँ लॉयन का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सबसे कम है, इसका मतलब इसका नंबर ऐसे ही जल्दी से नहीं बढ़ जाता है, ये मतलब धीरे धीरे बढ़ता है एज कंपेरिजन अदर एनिमल। ठीक है, ये नहीं है कि डियर की तरह सडनली इसका नंबर बढ़ रहा है और वुल्फ की तरह, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सबसे कम है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये सब आप इवोल्यूशन में अच्छे से पढ़ेंगे, जब इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ ये रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कैंगरू रैट इन डिजर्ट। ये भी अपने एरिया का कीस्टोन स्पीसीज है। क्या है? ये भी अपने एरिया का कीस्टोन स्पीसीज है। आप जानते हैं कि ये वही है जो अपने एरिया में सीड खाता है, और जब ये बिखरे हुए सीड को खा जाता है तो नए प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देता है। ठीक है, जब ये अपने बिखरे हुए एरिया में सीड खा जाता है तो नए प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देता है, और जब यहाँ नए प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे तो डिजर्ट ही बना रहेगा, डिजर्ट ही बना रहेगा। और आप वैसे भी जानते हैं कि ये वो है जो अपने लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता। कैंगरू रैट जो है वो अपने लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता। कैंगरू रैट नेवर ड्रिंक वाटर।
तो ये फैटी कंटेंट खाता है, ये सीड खाता है, और सीड जो फैट अंदर जा रही है उसका ऑक्सीडेशन करके बाई प्रोडक्ट वाटर बनाता है। क्या बनाता है? बाई प्रोडक्ट वाटर बनाता है। इससे इनके बॉडी इससे इससे इसके बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। साथ में आपने फिजियोलॉजी में ये भी पढ़ा होगा कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन डिस्चार्ज करता है। कैसा? कंसंट्रेटेड यूरिन डिस्चार्ज करता है, मतलब कि इसके यूरिन में वाटर लॉस बहुत ही कम होता है। तो आपने बॉडी के अंदर तो अपने बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करके रखता है, और सीड खाकर इकोसिस्टम में डिजर्ट मतलब इकोसिस्टम डिजर्ट भी मेंटेन रखता है। तो कीस्टोन स्पीसीज के आज हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। पहला ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा लॉयन इन मतलब पहला क्या था? फिग ट्री इन ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा लॉयन इन फॉरेस्ट, तीसरा कैंगरू रेट इन फॉरेस्ट। यहाँ बच्चों ट्रॉपिकल डिसिडुअस क्या है? समर में मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं लीफ फॉल डाउन कर देते हैं, लेकिन फिग ट्री जो रहता है वो ग्रीन रहता है और फ्रूट भी लगे रहते हैं, जिसको खाकर हर्बीवोर्स इकोसिस्टम में मेंटेन बनाए रखता है। ठीक, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर बैलेंस रखती है। और ये सब एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को बार बार, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।